हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के समस्त अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की तैयारियां करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में 2 अंकों में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को समाहित किया है। शुरुआत करते हैं हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों से। प्रश्न क्रमांक 1, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों? उत्तर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर, श्वसन एक मंद दहन, उपचयन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में न आएं। प्रश्न क्रमांक 4, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर, तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, संक्षारण किसे कहते हैं? उत्तर, संक्षारण जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या नमी व वायु के संपर्क में आती हैं तब इनकी ऊपरी परत का क्षय हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विकृत गंधिता तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उत्तर, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश का अवशोषण करने पर ही संपन्न होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वेत श्याम फोटोग्राफी। प्रश्न क्रमांक 8, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस अघुलनशील उत्पाद या अवक्षेप बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। अब हम बढ़ते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न अध्याय 3 धातु एवं अधातु। प्रश्न क्रमांक 1, आघात वर्धिता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। उत्तर, आघात वर्धिता वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती हैं आघात वर्ध्य कहलाती हैं। तन्यता वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती हैं। सर्वाधिक आघात वर्ध्य तथा तन्य धातु सोना एवं चांदी है। प्रश्न क्रमांक 2, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उत्तर, उभयधर्मी ऑक्साइड जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 3, मिश्र धातु क्या होते हैं? उदाहरण,
मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण पीतल, कांसा, टांका आदि। प्रश्न क्रमांक 4, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। उत्तर, लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके। यस दलेपन, लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाना। एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 5, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। उत्तर, आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य प्रबल आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। उत्तर, सोडियम धातु अतिक्रियाशील होती है। यह वायुमंडल की नमी या आर्द्रता से क्रिया कर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि यह नमी के संपर्क में न आए। प्रश्न क्रमांक 7, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। उत्तर, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं प्रायः अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, परंतु कुछ ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात जो लोहे की एक मिश्र धातु है का नहीं, इसका कारण बताइए। उत्तर, तांबा इस्पात से कहीं अधिक ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, परंतु इस्पात का नहीं। प्रश्न क्रमांक 9, तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली जैसे खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं। उत्तर, तांबे के बर्तनों के ऊपर क्षारीय ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण वे मलिन हो जाते हैं। नींबू, इमली या अन्य खट्टे पदार्थों में हल्का या दुर्बल अम्ल होता है जो क्षारीय परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और हटा देता है, जिससे तांबे के बर्तन चमकने लगते हैं। इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी हैं। प्रश्न क्रमांक 10, ध्वनिक या सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर, ध्वनिक या सोनोरस, धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं के इस गुण को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हो। उत्तर, सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 12, अमलगम क्या होता है। उत्तर, धातु की पारे के साथ मिलकर बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है। उत्तर, अम्लराज 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl व सांद्र HNO3 का ताजा मिश्रण है जो सोने को गलाने में भी समर्थ होता है। बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न अध्याय 5, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। प्रश्न क्रमांक 1, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। उत्तर, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं होता। दूसरा, अभिक्रियाशील उत्कृष्ट गैसों को सम्मिलित करने पर अष्टक सिद्धांत मेल नहीं खाता। 3, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। प्रश्न क्रमांक 2, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार की परिभाषा तथा आवर्तिता को समझाइए। उत्तर, परमाणु त्रिज्या या आकार किसी स्वतंत्र या विलगित परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं।
आवर्तिता, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 3, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं, डोबेराइनर केवल 3 ही त्रिक बना सके, अन्य तत्वों का वर्गीकरण त्रिकों में नहीं हुआ। प्रश्न क्रमांक 4, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? उत्तर, चूंकि उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील हैं तथा प्रकृति में ये केवल वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इनका पता आवर्त सारणी के बनने के बाद चला तथा ये अन्य तत्वों से सर्वदा भिन्न थीं, इसलिए आवर्त सारणी को छेड़े बिना इन्हें अलग समूह में रखा गया। प्रश्न क्रमांक 5, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? उत्तर, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्व कैल्शियम एवं स्ट्रांसियम हैं। ये दोनों तत्व मैग्नीशियम के साथ समूह 2 के तत्व हैं तथा इनकी बाहरी कोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं एवं ये धनात्मक संयोजी हैं। प्रश्न क्रमांक 6, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? उत्तर, वे 2 तत्व हैं स्कैंडियम एवं जर्मेनियम। प्रश्न क्रमांक 7, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म रखता है। प्रश्न क्रमांक 8, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? उत्तर, मेंडलीफ का आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है? उत्तर, डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर ने समान गुण वाले तत्वों के 3 के समूह बनाए जिन्हें डोबेराइनर के त्रिक कहते हैं। उन्होंने एक नियम दिया जिसके अनुसार यदि समान गुणों वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3 के समूह में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। प्रश्न क्रमांक 10, मोज़ले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम, मोज़ले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। उत्तर, संयोजकता, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंध बनाने में भाग लेती है संयोजकता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 12, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की संख्या लिखिए। उत्तर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और समूहों की संख्या 18 है। प्रश्न क्रमांक 13, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं या कमियां लिखिए। उत्तर, सीमाएं या कमियां, 1, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। 2, समान गुणधर्म वाले तत्वों अर्थात समस्थानिकों को अलग अलग रखा गया है। बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, अध्याय 6 जैव प्रक्रम। प्रश्न क्रमांक 1, स्वयंपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? उत्तर, स्वपोषी पोषण में जीव कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं।
प्रश्न क्रमांक 2, रंध्र के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, रंध्र या स्टोमेटा के कार्य: पहला, वाष्पोत्सर्जन; दूसरा, गैसीय विनिमय; तीसरा, रसारोहण। प्रश्न क्रमांक 3, अमीबा की पोषण विधि का नाम लिखिए। अमीबा एंडोसाइटोसिस या अंतःकोशिकीय पारण विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। प्रश्न क्रमांक 4, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं? उत्तर, जीवन के अनुरक्षण के लिए हम पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन आदि प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधे पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। समीकरण 6CO2 धन 12H2O, तीर पर क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश C6H12O6 धन 6O2 धन 6H2O। प्रश्न क्रमांक 6, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? उत्तर, क्षुद्रांत की भित्ति की आंतरिक सतह पर अनेक दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा दीर्घ रोमों में उपस्थित रुधिर वाहिकाएं पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती हैं। इस प्रकार क्षुद्रांत को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 7, रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्तदाब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। प्रश्न क्रमांक 8, श्वसन की परिभाषा एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तथा ऊष्मा मुक्त होती है। समीकरण C6H12O6 धन 6O2, तीर का निशान 6CO2 धन 6H2O धन 38 ATP। प्रश्न क्रमांक 9, मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों होता है? उत्तर, दोहरा रक्त संचरण मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त के संचरण के एक चक्र में रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से शुद्ध रक्त के रूप में और दूसरी बार बाएं भाग से अशुद्ध रक्त के रूप में। इसलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 10, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? उत्तर, पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्लों में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? उत्तर, हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल, मृदा से तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से एवं ऊर्जा सौर प्रकाश से प्राप्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? उत्तर, कूपिकाएं गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए पर्याप्त सतह उपलब्ध कराती हैं
इसलिए गैसीय विनिमय के लिए कूपिकाएं ही अभिकल्पित हैं। प्रश्न क्रमांक 14, पादप में जल व खनिज लवण तथा भोजन का संवहन कैसे होता है? पादप में जल एवं खनिज लवणों का संवहन संवहनी ऊतक जाइलम द्वारा होता है, जबकि पादप में भोजन का स्थानांतरण या संवहन संवहनी ऊतक फ्लोएम द्वारा होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।